वंदे मातरम साथियों। आज मैं आप सभी के बीच एक मुद्दा पर बात करने आया हूँ और वो मुद्दा राजनीति का है। आप सभी जब जान रहे हैं कि बिहार में जब चुनाव हुआ 2025 में, बिहार विधानसभा चुनाव, तो उसमें भी एक पार्टी, जनसुराज पार्टी के बारे में मैं चर्चा यह करने आया हूँ कि जनसुराज को शून्य सीट मतलब 0 सीट क्यों मिले। जनसुराज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने पहले तो टॉप लेवल में सभी पार्टियों के साथ मिलकर के काम किया, बहुत देश विदेश में घूम करके आए प्रशांत किशोर। उसके बाद आकर के बिहार में पार्टी बनाई, फिर भी एक भी सीट नहीं जीत पाए। यह कैसे हुआ? क्या उनकी रणनीति फेल हो गई? इन सभी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। हालांकि हम सभी जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां बनती हैं तो उसके विरोध में कोई जरूर पार्टियां रहती हैं, किसी न किसी से लड़ाई जरूर होती है। उसी तरह से जनसुराज का भी लड़ाई अन्य दलों से था। यह इकलौता पार्टी था जो लगभग कह सकते हैं 243 सीट पे, कहने का मतलब है कि 238 सीट पे लड़ाई हुई, लेकिन 243 कहा जाता था कि ये लड़ेगी और लड़ा भी। जब हम सभी इन सभी चीज़ों पर बात करते हैं तो विपक्ष तो हराने की पूरा प्रयास करता है, वो तो हम मानते ही हैं कि विपक्ष तो हराने का पूरा काम करेगा ही। लेकिन जनसुराज के कार्यकर्ताओं में, जनसुराज के अपने घर में वह कितना मजबूत थे जनसुराजी, इस पर बात करेंगे। आप सभी लोगों के बीच इसी मुद्दे पर आज पूरा टॉपिक होने वाला है। और मेरा जहाँ तक रिसर्च रहा है, मैं प्रयास किया हूँ कि मैं निष्पक्षता के साथ और हर एक बात को आप लोगों के साथ रखने का, जो कमियां रही जनसुराज पार्टी के अंदर, जो अभी तक मुझे नहीं लगता है कि किसी ने इस पर इतना विश्लेषण किया होगा, फिर भी मैं आप सभी के बीच बात कर रहा हूँ जनसुराज पार्टी के अंदर में जितनी भी त्रुटियां रही। सबसे पहली बात मैं आपसे यह बात करना चाह रहा हूं कि जनसुराज की शुरुआत 2 अक्टूबर को शुरुआत हुई, जो कि भितवरवा आश्रम, जहां अभी प्रशांत जी कुछ दिन पहले एक दिन का मौन उपवास किए थे, वहां पर, वहीं से 2 अक्टूबर 2022 से यह जनसुराज की शुरुआत हुई। कहने का मतलब यह था कि जब प्रशांत किशोर जी, मतलब जनसुराज की स्थापना उस वक्त प्रॉपर वे में नहीं हुआ था, जनसुराज ही था उस वक्त, जनसुराज पार्टी नहीं बनी थी। वह सिर्फ जनसुराज का एक सपना लेकर के वहाँ से निकले। जब प्रशांत किशोर वहाँ से निकले तो जब शुरुआत हुई तो उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े। अब उनके साथ कौन कौन थी ये बात समझिए। जब जनसुराज की शुरुआत जब वहाँ से भितवरवा आश्रम से कर रहे थे, भितिहरवा आश्रम से, तो वहाँ जनसुराज की प्रोफेशनल टीम थी जो प्रशांत किशोर के साथ, जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को जिताने में सहयोग किया, वो उनकी प्रोफेशनल टीम थी। साथ में उनके साथ बिहार में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको राजनीति करनी थी, वो प्रशांत किशोर के साथ आकर के जुड़े, जो प्रशांत किशोर जी को जानते थे। प्रशांत किशोर जी की पहचान उस वक्त उतनी नहीं थी बिहार में जितनी अन्य दलों की थी। प्रशांत किशोर की बिहार में कोई पहचान ही नहीं थी, कोई नहीं जानता था प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को वही जानते थे जो राजनीति में हैं। बिहार में अधिकतर लोग वही प्रशांत किशोर के बारे में जानते थे। जब उन्होंने शुरुआत किया, वहाँ से वह पदयात्रा जब शुरुआत हुई तो उनके साथ जब पहला दिन, जहाँ तक मुझे पता चलता था कि जब पहला दिन शुरुआत की तो उनके साथ लगभग 500 लोग आए, मिले, बातचीत किए। लेकिन जब पदयात्रा शुरुआत हुई अगले दिन से, तो वहाँ से लोगों की कमी धीरे धीरे होने लगी और लगभग 100, 150, 50, 60, 70 के आसपास में लगभग पदयात्री वहाँ से जुड़े उनके साथ, जो ना तो उनके साथ ना तो प्रोफेशनल की तरह पैसा लेते थे, ना कुछ नहीं। वो सिर्फ प्रशांत किशोर जी के साथ चलना शुरू किए। गांव की, मतलब बिहार पदयात्रा में जो उनके साथ चलते थे और उनके साथ मिल करके जो भी व्यवस्था होती थी उसके साथ पैदल चलकर गांव की समस्या, उनकी समस्या, प्रशांत किशोर के साथ चलना, सभी चीज़ों में बात करना, बिहार के मुद्दों पर बात करना, जिनको भी बातचीत करना रहता था वो उनके उस समय में आकर के बातचीत करते थे। और जब शुरुआत हुआ तो लगभग जब 6-7 महीना बीते तो जब पदयात्री चलने लगे तो पदयात्री भी साथ में रहा करते थे, प्रोफेशनल टीम भी रहा करती थी। प्रोफेशनल टीम अब कौन सा है और पदयात्री कौन है, आप ये बात समझ में आ रहा होगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल टीम के बारे में बता देता हूँ। प्रोफेशनल टीम वह है जिसको GSPT के तौर पे हम लोग जाना करते हैं।
जब जीएसपीटी यह वही टीम है जो प्रशांत किशोर के साथ आईपैक में काम किया करते थे, जो दूसरी पार्टियों के लिए रणनीतियां बनाया करते थे, दूसरी पार्टियों को जिताने के लिए रणनीति बना करके सर्वे किया करते थे। ये वही आईपैक की टीम थी जिसका नाम बाद में जीएसपीटी रख दिया गया, जिसके आप लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीएसपीटी का हाथ रहा है जनसुराज पार्टी को हराने में, तो वही जीएसपीटी यह थी। जीएसपीटी का मुख्य रूप से काम यही था कि प्रशांत किशोर जहाँ जहाँ से जाएंगे उनका रोड मैप तैयार करना कि आज प्रशांत किशोर जी इस गांव से इस पंचायत होते हुए इन जिलाओं में जाएंगे। उसी बीच में जाते हैं तो उनकी सभाएं होती थी, छोटी मोटी 50-100 लोगों की सभा होती थी शुरुआती दौर में, कि प्रशांत किशोर जी आए हैं, और प्रोफेशनल टीम ही उनकी सभाओं का ऑर्गेनाइजेशन करते थे। मतलब उनका संगठन, मतलब जो भी सभा करवाते थे ये प्रोफेशनल टीम ही, गांव में जाकर के लोगों को बताना कि प्रशांत किशोर जी आए हैं, गांव की कुछ समस्याएं हैं तो आप आकर के कह सकते हैं। वहीं जब प्रशांत किशोर जी वाहिनी भी शुरुआत में चलती थी तो वाहिनी सिर्फ उनके साथ चलती थी, वाहिनी को उतना समझ में नहीं था कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि सारा का सारा काम प्रोफेशनल करते थे। लेकिन जब समय बीता, दोस्तियारी हो जाती है वाहिनियों की, मतलब जो पदयात्री थे उनकी दोस्ती हुई प्रोफेशनल टीम से भी, तो होता है कि भाई आप क्या काम करते हो, बस इस तरह से जाके काम करते हैं, बताते हैं कि हाँ हम जाते हैं गांव में, बताते हैं ऐसे वैसे। तो वहीं पर पदयात्री भी उनके साथ जाने लगे गांव में प्रशांत किशोर जी के बारे में बताने की, प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, चलिए वहाँ जो भी समस्या है बातचीत करने के लिए। इस तरह की जब तमाम बातें उन लोगों तक हुई तो एक बात यहाँ पर यह निकल के आई कि जब पदयात्री जाकर के काम करने लगे तो प्रोफेशनल टीम वहाँ पर डैमेज हुई। प्रोफेशनल टीम को वो मात देने लगे, कौन? पदयात्री। अब ये पदयात्री कैसे वहाँ पर प्रोफेशनल टीम को पर भारी पड़ने लगे, अब आप समझिए। एक बहुत बड़ी कहावत जब सुनते हैं तो बताते हैं कि प्रोफेशनल टीम भले ही पदयात्रियों से बहुत पढ़े लिखे हैं, पदयात्री में बहुत कम पढ़े लिखे, 10वां पास नहीं होगा, 12th पास नहीं होगा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के लोग, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मतलब कहने का मतलब है कि जो राजनीति अपने अपने क्षेत्र में करते हैं। आप देखिए राजनीतिक में कोई पढ़े लिखे भी होते हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं, राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है ऐसा समझा जाता है। उसी तरह से वहाँ भी प्रशांत किशोर के साथ पदयात्रा में जो जुड़ने वाले लोग थे वही लोग थे जो राजनीति की इच्छा रखते थे, लेकिन प्रोफेशनल टीम वह थी जो पढ़े लिखे हैं, आईआईटी कहाँ खड़ग बहुत जगहों से पढ़ करके यहाँ आए हुए हैं, वो लोग थे। वो एक बहुत प्रोफेशनल के तरह रहते थे, सभी चीज़ उनका उठना बैठना, उनका सैलरी रहा करता था 30,000 40,000 से शुरुआत होती थी उनकी सैलरी, और लगभग 1,20,000 25,000 1.5 लाख तक की सैलरी वो लोग लेते थे। अब उनसे जब कहा जाता तो वो भाई बाहर पढ़ के आए हैं, उनसे जब गांव में जाकर कहा जाता था किसी भी महिलाओं को या पुरुषों को, तो गांव की आजकल आप जानते हो कि गांव की महिलाएं सही से हिंदी तक नहीं बोल पाती हैं, आप इस बात को समझिए। लेकिन जब प्रोफेशनल टीम पहुंचे तो ये प्रोफेशनल टीम बिहार के तो है नहीं, और वो दूसरे यूपी के हैं, कहीं के हैं, तो जिसकी वजह से उन लोगों को लोकल भाषा में समझाने में दिक्कत होता था। वहीं जब पदयात्री जाने लगे तो पदयात्री जो प्रशांत किशोर के साथ चलते थे वो कौन थे? वो बिहार के लोकल थे। अब उनको वह चीज़ पता था कि यह क्षेत्रीय भाषा में कैसे समझाएं जो महिलाओं को समझ में आने लगे और कैसे नहीं। तो उसी में से एक पदयात्री ने मुझे बताया कि जब पदयात्री हो या जो भी वो थे, बताया कि जब हम लोग सभाएं करवाने जाते थे, सर की जो छोटी सी सभा होती थी, तो वो सभा जब करवाने जाते थे तो हम लोग वहाँ पर गांव में जा करके महिलाओं को बताते थे, तो प्रोफेशनल टीम कहती थी कि आंटी चलिए प्रशांत किशोर जी आए हैं, आपकी जो भी लोकल इश्यूज हैं उसको कहिएगा, उसको बताइएगा। तो यहाँ पर पदयात्री जो थे वो इस चीज़ को समझे कि भाई आप लोकल इश्यूज बोल रहे हो, आंटी बोल रहे हो, उनको लग ही नहीं रहा है कि हम इस तरह के जो भी बातचीत हो रही है उनको समझ में ही नहीं आ रहा है लोकल इश्यूज क्या होते हैं। उनको हिंदी तो समझ में आती नहीं है और इंग्लिश की कुछ वर्ड कैसे समझेंगे, उनको उचित लगता था कि कुछ है ऐसा वैसा, समझते नहीं थे। सभा में टीम बहुत कम, मतलब वो जो भी उनकी छोटी मोटी सभाएं होती थी ग्राम लेवल पर, पंचायत लेवल या जो भी लेवल पे, तो उसमें लोग बहुत कम आते थे। तो वहां पर पदयात्री जो थे वो प्रशांत किशोर जी के साथ जब काम करने लगे, तो वहां पर जब काम करने लगे तो पदयात्री जो है एकदम उसी के गांव के लैंग्वेज वाला भाषा में समझाते थे कि भाई चाची चलिए प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। इस तरह से ठेठी भाषा में उनको, जो भी वहाँ का क्षेत्रीय भाषा है, बिल्कुल नॉर्मली जो महिलाओं को समझ में आए, जो अनपढ़ हैं उनको समझ में आए, वो भाषा में जा करके गांव तक घूमते थे और वो सभाओं में लाने लगे। तो जो काम जीएसपीटी करता था कि बता करके जो प्रचार प्रसार वाला, वो काम उससे बेहतर पदयात्री करने लगे। तो यहाँ पर जीएसपीटी वालों को थोड़ा सा
वो डर लगने लगा कि अरे हम लोग का पद कहीं ना खा जाए। अब जीएसपीटी वालों का काम क्या था भाई? जीएसपीटी का तो काम छोटा सा ही होता था, भाई आपको डेटा एनालिसिस करना है, डेटा निकाल के देना है, ये सब काम करना है। अब किसी को भी आप क्या डेटा चाहिए क्या नहीं, वो प्रशांत किशोर जी रणनीति बनाने में माहिर हैं। उनकी किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि नहीं किया जा सकता। आप ही अब इस बात की देखिए कि उनकी जितने भी मुद्दे थे, क्या बिहार के मुद्दों में सभी के सभी मुद्दे, कोई काटने वाला मुद्दा नहीं था जिसपे कोई टिप्पा टिप्पणी हो सकती थी। बस लोगों ने यह पूछा कि यह करोगे कैसे? मुद्दा तो बहुत अच्छा है लेकिन करोगे कैसे? कैसे होगा? इस मुद्दे को लेकर के लोगों ने उन्हें ट्रोल किया, लेकिन पूछा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया, लेकिन फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं हुई लोगों को। प्रशांत किशोर की रणनीति बहुत अच्छा रहा, यह बात मान के चलिए। वहीं पर जब पदयात्री जब हुआ तो यह सारा काम फिर प्रशांत किशोर की सभा कराने का काम पदयात्री उठाने लगे। तो जीएसपीटी का काम वैसे ही फिर कम हो गया। जो जनसुराज प्रोफेशनल टीम थी उसकी काम ऑटोमेटिक कम हुआ। वहां पर फिर अब दोनों में टकरार होने लगे कि तुम मेरा काम करके तुम मेरा पद खा रहे हो। भाई उसको तो सैलरी से मतलब था, उसका सैलरी ही नहीं। तो जहाँ पर पदयात्री कुछ भी रुपए लेकर नहीं काम कर रहे थे, वहाँ वो 30-40 हजार रुपए ले रहे थे और काम उतना ही करना था। तो आप समझिए कि कितना वहाँ पर वाहिनी और जीएसपीटी में टकरार तो रहा है सब दिन से, इस बात को समझिए। उसके बाद जब आगे बढ़ते चले गए तो भले ही वाहिनियों के पास जो पदयात्री थे, वाहिनी और पदयात्री मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको मैं आगे डिफाइन करूंगा कि पदयात्री वाहिनी कैसे बने। तो जब पदयात्री जब आगे बढ़े तो उनको समझ में आने लगा कि ये तो मेरे पद को जीएसपीटी वाले कि यह लोग हम लोग के पोस्ट को खा जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा उन लोग में टकरार रहा करता है कभी भी। फिर जब 6 महीना घूमा तो जब प्रशांत किशोर ने देखा कि यह तो मेरी पूरी जितनी भी सभाएं हैं अब पदयात्री ही सभी लोग ऑर्गेनाइजेशन कर ले रहे हैं, तो मुझे इतने जीएसपीटी जो प्रोफेशनल टीम है इसकी आवश्यकता नहीं है। वो तो उन लोगों का इस्तेमाल कहीं दूसरी जगह करने लगे प्रशांत किशोर जी, और उसका स्थापना हुआ एक यूथ क्लब, आप सुने होइएगा, जो गांव-गांव पंचायत लेवल वार्ड स्तर तक पहुंचा था, जिसमें सबसे बड़ा योगदान जीएसपीटी वालों का ही कहिए कि उस जीएसपीटी वालों ने ही पूरा डेटा निकाला कि हाँ कौन कौन हारे हैं, कौन कौन जीते हैं, किन किन लोगों को जोड़ना है, जो भी हारे जीते कौन पार्टी से कोई मतलब नहीं उनको बस इतना था कि भाई जब तक संगठन नहीं बना है, जब 2023 की हम बात करें तब तक वो लोग इन सभी यूथ क्लबों को घर घर तक पहुंचाने का काम किया, हर एक वार्ड को पंचायत तक पहुंचाने का काम किया, जिसमें बहुत से लोग जुड़ने का मतलब है कि उसमें उसमें हारे हुए प्रत्याशी, जीते हुए प्रत्याशी, जो 5 साल से लड़ रहे हैं, हार ही रहे हैं, वो प्रत्याशी, वार्ड स्तर से, पंचायत लेवल से, हर एक स्तर से लोग जुड़े। नगर पार्षद का चुनाव जो होता था वो सब, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक का सभी लोग जनसुराज के बारे में सोचने लगे और उनसे जुड़ने लगे। और उससे सिर्फ एक ही फायदा होता था कि जुड़ करके वो लोग यूथ क्लब के माध्यम से जो खेलने कूदने की व्यवस्था थी बच्चों तक, वो पहुंचाया करते थे। इसमें अब फायदा भी होता था कुछ लोगों को घाटा भी होता था। प्रशांत किशोर जी हर एक ऑफिस में 10,000-15,000 रुपए का ऑफिस बुकिंग होता था, जिसमें वो लोग करते थे। मतलब वो जब होता था तो इसमें जीएसपीटी वालों ने फिर यहाँ से कुछ गड़बड़ सर्वर चालू किया। अब सही से व्यवस्थाएं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी, और संगठन को अगर व्यवस्था दे भी दिया जाता था जब यूथ क्लब को, तो उसमें यूथ क्लब के कुछ लोग उस सामान को रख लेते थे, उससे काम ही नहीं करते थे। तो ये जनसुराज को एक कहीं ना कहीं, वो लोग बिहार में तो स्वाभाविक बात है भाई, आप किसी को कुछ दे रहे हो तो वो पूरा काम कर नहीं रहे थे। तो यहाँ पर कुछ दिनों के बाद यूथ क्लब को फिर उनको व्यवस्था संभालना बड़ा मुश्किल हो गया। जीएसपीटी ने भी इसमें कुछ टीम भी बड़ा हुआ, तो इसको भी थोड़ा सा संभालना मुश्किल होते जा रहा था कि अब ये व्यवस्था घर घर तक पहुंचे कैसे। जब यह सभी चीज होने लगा तो समस्याएं उत्पन्न हुई। जब जीएसपीटी यूथ क्लब को फिर प्रशांत किशोर जी ने निर्णय लिया कि नहीं, अब यूथ क्लब बंद करना ही उचित रहेगा। और यूथ क्लब लगभग मुझे लगता है कि संगठन बनने के बाद बंद हुआ, उससे पहले बंद नहीं हुआ था। तो जब संगठन बनने के बाद लगभग संगठन बनने से पहले यूथ क्लब का पूरा गांव पंचायत लेवल तक, हर एक स्तर तक बन चुका था, जिसमें बहुत से लोग जुड़े। फिर वही बात होता है वाहिनी का, पदयात्रियों का। तो जब धीरे धीरे प्रशांत किशोर जी पदयात्रियों के साथ काम करने लगे, तो फिर पदयात्रियों ने भी देखा कि अरे भाई, ये तो पदयात्री जितने हैं सब 1-1, 2-2 मंथ से मेरे साथ चल ही रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था साथ में रहता ही था, तो खाने पीने का उन लोगों को कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ अपनी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कपड़ा लगता है, यार जो भी चीज़ है, जिसके कारण इसमें बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास अपना, भाई कितना लोग सर्वाइव कर सकता है। उसमें पदयात्रा के तौर पर बहुत गरीब मध्यम परिवार के लोग आए थे। उसमें एक शब्द चलाते थे प्रशांत किशोर जी कि आप जब सुने होइएगा शुरुआती उन दिनों की, कहते थे कि आप गरीब का बच्चा अब राजनीति में आएगा।
गरीब का बच्चा अब राजनीति में आएगा, क्योंकि गरीब का बच्चा मतलब 1200 परिवार के ही लड़के राजनीति में हैं, या उन्हीं के जो भी चुनाव लड़ना हारना वही 1200 लोग ही हैं, सॉरी 1200 परिवार ही हैं। तो वही सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह बात बोला कि उनके साथ पदयात्री भी चलते रहें, और मध्यम वर्गीय परिवार या जो भी लड़के राजनीति में आना चाहते हैं, उनको एक भी रुपया का जरूरत नहीं है, वो राजनीति करना चाहते तो आए हमसे जुड़े, उनको हम राजनीति सिखाएंगे। जिससे उनके साथ इस बात को सुन के बहुत सारे युवा, बहुत सारे पीढ़ी, मतलब जो भी पदयात्रा में चल सकते थे, वो उनके साथ जुड़ते चले गए कि भाई राजनीतिक सीखने का मौका मिलेगा बहुत कुछ। और ये चीज़ सुनते हुए बहुत सारे लोग उनके साथ चलते बने, जो आगे चलकर संख्या जब बढ़ी पदयात्रियों की, तो उनको नाम दिया गया कि भाई इनको नाम क्या दिया जाए, वाहिनी। तब उसके बाद प्रशांत किशोर जी ने इनका नाम वाहिनी दिया। और इनको सैलरी के तौर पे कुछ मिलता नहीं था प्रॉपर, लेकिन खर्च के तौर पर अब 2200 मुझे जहाँ तक जानकारी मिली 2200 रुपये उस वक्त मिलता था कि कपड़ा लत्ता, खाना पीना मिलता था, और कपड़ा लत्ता के लिए आपको 2200 मंथली का मिल जाता था कि भाई सर्टिफिकेट, मतलब आपको सर्वाइव करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, पदयात्रा में आप चल रहे हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अपनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो भी है कपड़ा लत्ता, ये वो दिस दैट, ठीक है। तो 2200 पदयात्रियों को मिलता था कि भाई आप चलो। वहीं पर फिर आगे हुआ बात, प्रोफेशनल टीम तो अपना यूथ क्लब का गठन कर ही चुके थे, वो गांव स्तर तक पहुंच ही चुके थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे 24 पहुंची, यही यूथ क्लब पहुंचते पहुंचते 2024 पहुंच गया। अब 2024 में अब प्रशांत किशोर जी को संगठन का निर्माण करना था, तो 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर जी ने संगठन का निर्माण किया। आप जैसे कि जान रहे हैं कि पटना में यह संगठन का निर्माण हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग आए, और प्रशांत किशोर जी ने कहा कि लगभग 1 करोड़ लोग मिल करके इस संगठन को बना रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है कि प्रशांत किशोर जी ने कहा जब 1 करोड़ लोग मिल करके हम संगठन बना रहे हैं, तो भाई वोट सिर्फ 16 लाख 15 लाख के आसपास क्यों रहा, 1 करोड़ लोग कहाँ चले गए। बात हम इसी पर करने वाले हैं। अब होगी पॉइंट की बात, अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा। अब समझिए कि प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ने वाले लोग तो करोड़ों थे। अगर करोड़ों लोग को 1 करोड़ लोग मिलकर के जनसुराज को बना रहे हैं, तो भाई स्वाभाविक बात है कि 0 सीट कैसे आ सकता है, जब 1 करोड़ लोग मिल करके संगठन बना रहे हैं। अब 1 करोड़ 30 लाख वोट लगभग कह सकते हैं कि आरजेडी को आया, फिर भी 25 सीट उन्होंने जीता। वहीं अगर 1 करोड़ लोग जनसुराज के साथ है तो 10 सीट तो जीतना चाहिए था प्रशांत, मतलब जनसुराज पार्टी को, लेकिन वो एक भी सीट नहीं जीती। तो सीट इसलिए नहीं जीती क्योंकि जब संगठन बना तो उस वक्त लगभग यूथ क्लब के सभी मेंबर जुड़े हुए थे, लेकिन जब संगठन बनने के बाद यूथ क्लब की व्यवस्था खत्म कर दी गई। जब यूथ क्लब की व्यवस्था खत्म की गई, तब धीरे धीरे अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिले तो आप ज़्यादा दिन तक नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। और प्रशांत किशोर जी के साथ भी वही हुआ। 2024 में उन्होंने यूथ क्लब को बंद किया, उसके बाद संगठन पर ध्यान देने का प्रयास किया, और जिसके कारण यूथ क्लब बंद करने का कारण यह था कि मैनेजमेंट कर पाना बड़ा मुश्किल था प्रशांत किशोर जी के लिए, क्योंकि एक तरफ संगठन भी बनाना है, दूसरी तरफ यूथ क्लब भी चलाना है। अब जीएसपीटी करे तो कितना काम करे, हर एक चीज़ को मैनेजमेंट कर पाना बड़ा मुश्किल था, जिसके कारण यूथ क्लब को बंद करना पड़ा। वहीं अब बात होता था कि यूथ क्लब तो फिर बंद होते चला गया, और जो भी लोग जुड़े हुए थे वो धीरे धीरे निष्क्रिय होते चले गए। अब किसी को कोई काम देते रहिएगा तभी वो एक्टिव रहते हैं, लेकिन वोट में बदलना वो अलग चीज होता है, वो वहां पर क्लियर नहीं हो पाया। फिर धीरे से जब बात आती है कि वाहिनियों की, वाहिनी भी एक टीम बनी हुई थी। अब वो वाहिनी भी आगे चल करके डिजिटल के तौर पर, जब आप देख रहे होंगे संगठन जस्ट बनने के बाद प्रशांत किशोर जी की एक अपनी प्रोफेशनल टीम पहले डिजिटल का भी देखा करती थी कि प्रोफेशनल टीम ही मतलब जो है सो डिजिटल के तौर पे काम किया करती थी। डिजिटल में जितना भी चीज चलता था वो उस वक्त मुझे लगता है कि प्रोफेशनल टीम ही चलाया करती थी संगठन बनने से पहले तक। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो भी हुई, थोड़ा सा आगे चलने के बाद, या तो प्रोफेशनल टीम कुछ लोगों को हायर करती थी, उनको सैलरी बेसिस पर जो भी पोस्ट होता था वो करवाता था। फिर कुछ दिन बाद जैसे ही संगठन बना, उसके बाद आप जान रहे हैं कि बीपीएससी आंदोलन हुआ, उसमें प्रशांत किशोर जी की बहुत अच्छी भागीदारी रही। फिर उसके बाद वाहिनी जैसे चीज़ों का भी गठन हो चुका था, जो पदयात्री थे वो वाहिनी में बदल चुके थे, और वह वाहिनियों का काम था, वो एजुकेटेड लोग थे उस वक्त शुरुआत में जुड़े, तो वो लोग अब शुरुआत से देख रहे हैं तो हर चीज़ जनसुराज की सभी चीज़ों को समझ रहे हैं। वह पदयात्री अब हर एक काम को करने के लिए लायक थे। अब वह पदयात्री बिहार भर में जितने जो भी डिजिटल वाला काम कर रहे थे, वो डिजिटल जो प्रोफेशनल टीम काम कर रही थी, प्रोफेशनल जो जनसुराज के जितने भी
डिजिटल मीडिया में चल रहा था काम, जितने भी पेजेस फेसबुक वेसबुक पर, तो वो सभी काम अब जन स्वराज की प्रोफेशनल टीम बंद कर दी। और वह काम कौन हायर किया? वह काम किया हायर जन स्वराज वाहिनी, जिसको डिजिटल वाहिनी भी कहा जाने लगा। अब जब डिजिटल वाहिनी कहा जाने लगा, एक अब देखिएगा तो डिजिटल वाहिनी करके एक पेज भी चलता होगा, तो ये डिजिटल वाहिनी था। अब डिजिटल वाहिनी कौन लोग चलाए? तो अब आप समझिए कि फिर जन स्वराज की जो वाहिनी टीम थी, वह प्रोफेशनल टीम के 30-40 हज़ार का काम वो फ्री में करने लगे। अब जो भी उनको रिचार्ज का पैसा मिलता था, पोस्ट करते थे, वही बस रिचार्ज का पैसा उनको मिलता था। और उतना में ही जहाँ फिर 30-40 हज़ार लेकर के डिजिटल चलाते थे, कुछ छोटी-मोटी काम करते थे, वहाँ फिर इन लोगों का डिजिटल वाला खत्म कर दिया गया। तो वहीं जन स्वराज वाहिनी और ये प्रोफेशनल टीम में इन सभी चीज़ों को लेकर के छोटा-मोटा फिर टकरार होते रहता था कि जीएसपीटी वालों को लगता था कि अरे यार, ये वाहिनी जितने भी हैं, वो सारे के सारे हम लोग का पद खा जाएँगे। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा संभव नहीं। कि भाई आपके पास एजुकेशन है, बहुत आप हायर लेवल तक पढ़े हो, आप जितने भी ऐप वेब बनाते हो, वो सारे लोग प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़े हैं। आप ऐप बनाते हो, एप्लीकेशंस बना रहे हैं, आप गूगल फॉर्म्स बना रहे हैं, उतने वाहिनी नहीं कर पाते थे। उसमें कुछ वाहिनी, 2-4 वाहिनी थे जो कर पा रहे थे, ज़्यादा वाहिनी नहीं कर रहे थे इस तरह का पूरा काम। लेकिन उन लोग को लग रहा था ना कि भाई अब हम 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, 100-1 लाख रुपया हम तनख्वाह ले रहे हैं, और वहीं पर वही काम फ्री में कोई करके दे रहा है, तो भाई मेरा तो पद वैसे भी खाना ही कोई ना कोई खा ही जाएगा। तो इस चीज़ का लेकर के मतलब जो प्रोफेशनल टीम को सब दिन जन स्वराज वाहिनी से जरूर डर रहता था। और जन स्वराज वाहिनी से डर आगे चल करके थोड़ा खत्म होते इसलिए भी चला गया क्योंकि थोड़ा सा प्रशांत किशोर जी को भरोसा होने लगा। भरोसा सब दिन से रहा, क्योंकि भाई आप जिसके साथ काम करते आए हो, आपको उसी पर सब दिन भरोसा रहेगा। और प्रशांत किशोर जी सब दिन काम किए हैं प्रोफेशनल टीम के साथ, तो अब उनको वाहिनी पे उतना भरोसा नहीं हो, या वाहिनी के पास उतना ज्ञान भी ना हो जिसके कारण वो ज़्यादा भरोसा कर सकें, लेकिन उनको भरोसा था जन स्वराज प्रोफेशनल टीम पे, जीएसपीटी पर। ठीक है, फिर ये संगठन जब बन चुका था, तो उस वक्त आप देख रहे हैं कि बीपीएससी आंदोलन के बाद सत्याग्रह आश्रम का स्थापना हुआ एलसीटी घाट में। जब यह आश्रम का स्थापना हुआ, तो वहाँ से डिजिटल का और विस्तार हुआ। ठीक है, जब डिजिटल का और विस्तार हुआ, तो आप समझिए कि उसमें डिजिटल विस्तार हुआ, तो डिजिटल का सारा काम होने लगा। जीएसपीटी में टकरार है वाहिनियों का, ये दोनों अपना टक्कर में चल रहे हैं, और संगठन अपना बन रहा है। संगठन बनाने में जीएसपीटी का बहुत बड़ी भूमिका है, यह बात कहीं से कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। लेकिन प्रोफेशनल टीम जो जी वाहिनी है, वो प्रशांत किशोर जी की अपनी व्यवस्था चलाने के लिए वाहिनी काम कर रही है। उसी बीच में एक आप देख रहे होंगे कि उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में लगभग प्रशांत किशोर जी को 10% वोट आए। जब 10% वोट आए, तो प्रशांत किशोर जी ने कहा कि अरे 1 महीना 2 महीना समय हुआ, घर घर तक जो चुनाव चिन्ह था वो पहुंचा नहीं, फिर भी जितना हो सका उन्होंने 10% को एक संतोषजनक माना कि हाँ 10% चुनाव, मतलब 10% वोट मिला है तो बहुत मिला है, कोई कम वोट नहीं मिला। जब इन सभी चीज़ों पर बात आगे बढ़ा, तो उनको इस चीज़ का भरोसा था कि भाई हम 2 महीना 3 महीना, मेरा पुराना संगठन 2 महीना मतलब जो नया संगठन है, जो 2 से 3 महीना हुआ है, वो 10% वोट ला रहा है, तो अभी मेरे पास साल भर समय है, और मैं और मेहनत करूंगा तो और अच्छा वोट आएगा, वोट परसेंटेज और अच्छे होंगे। लेकिन जब जन स्वराज पार्टी में प्रशांत किशोर जी का एक निर्णय था, गलती सबसे पहले यही हुई कि रैंडमली फॉर्म इन्होंने 21,000 रुपए लेकर के फॉर्म भरवाना चालू कर दिया। अब वो भी लोग आके फॉर्म भर रहे हैं जिसके पास 21,000 रुपए है, आके भाई फॉर्म भर दिया। अब सोचा कि हमको भी टिकट मिलेगा, हमको भी मिलेगा। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे, कई सीटों पे 2-2 उम्मीदवार ऐसे थे जिनको टिकट मिलना चाहिए था। अब एक सीट पे तो किसी एक ही को पार्टी से टिकट मिल सकता है, लेकिन 2 उम्मीदवार 3 उम्मीदवार खड़े हैं वहां से, जो भले ही फॉर्म 10 लोग भरे हैं उस सीट पर, मतलब एक विधानसभा से 10 लोग फॉर्म भरे, लेकिन उसमें से 3 उम्मीदवार ऐसे होंगे जो सोचते होंगे, मतलब वो अपने आप में बहुत बाहुबल रखते हैं और अपना सोचते हैं कि हाँ हम इससे ज़्यादा हैं, हम इससे ज़्यादा हैं। वहीं पर प्रशांत किशोर जी का एक यही गलती हुआ कि वहाँ पर इतने लोगों को फॉर्म भरवा करके टिकट किसी एक को मिलना, ये एक बहुत बड़ी बात। काम तो आप सबसे करवा लिए, लेकिन टिकट जब एक को मिला तो वहीं पर टूटना तो स्वाभाविक बात था। अब संगठन बनाने में किसका किसका योगदान? अब भाई जीएसपीटी वालों का ही योगदान था, और जीएसपीटी वाले को योगदान कौन कर रहा था? तो जो संगठन से जुड़ रहे थे। तो संगठन से कौन लोग जुड़ रहे थे? जो मतलब जो विधायकी के लिए फॉर्म भर रहे थे वो लोग, और वही लोग संगठन का भी निर्माण करने में मतलब अल्टीमेटली मदद कर रहे थे। तो संगठन निर्माण करवाने वाले में वही लोग हैं जो जन स्वराज वाहिनी, मतलब जो पद ले रहे, मतलब सॉरी जो फॉर्म भर रहे थे या कुछ पद ले रहे थे, वही लोग करते चले गए। उनको मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मैं
जनसुराज वाहिनी मतलब मैं विधायकी का फॉर्म मतलब टिकट के लिए फॉर्म भरा और उस टिकट में मुझे वो टिकट नहीं मिला, तो मान लीजिए मैं भी नीचे ग्राउंड लेवल तक 10-20 आदमी मैंने जुड़वाया, पंचायत लेवल, वार्ड लेवल पर, बूथ लेवल तक, हर एक लेवल तक मैंने जुड़वाया। जब मुझे टिकट नहीं मिला तो मैंने अपने लोगों को कहा कि अरे कोई जरूरत नहीं है इसका प्रचार प्रसार करने का, छोड़ दो। तो यही, और जब यह चीज़ मेकअप कब होता है, जब इलेक्शन से 4-5 महीना पहले आप कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर देते तो जाकर के अंतिम तक संगठन को संभाला जा सकता था, लेकिन आप नहीं, मतलब वही गलती हुआ कि इलेक्शन से 1 महीना पहले ये परिवार लाभ कार्ड के चक्कर में जो रहा, सो थोड़ा काम गड़बड़ा गया कि 5 लोग वहाँ काम कर रहा है तो थोड़ा परिवार लाभ कार्ड ज़्यादा बन जाएगा, तो थोड़ा वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा। प्रशांत किशोर जी इस बात को भी जानते थे कि हम जीत नहीं रहे हैं, इस बात से वो बिल्कुल संतुष्ट थे, लेकिन 0 सीट पर बिल्कुल आकलन नहीं करते थे, और 0 सीट में भी उनको यह भी कोई बड़ी बात नहीं थी कि 0 सीट हमें मिलेगी, लेकिन फिर भी ये चीज़ उनको पता था कि हम हार रहे हैं। फिर वहाँ पर बात होती है आगे, जब यह सभी चीज़ हुआ तब हम लोग बात करने लगे कि जनसुराज के तौर पे, मतलब एक सीट पर मान लीजिए 3-4 लोग, 4 लोग उनके कट्टर विरोधी हो गए, जनसुराजी कट्टर, जितना विरोधी विरोध नहीं किया उतना वो लोग विरोध किया। भाई आप इस बात को समझिए कि बाहर का दुश्मन आप झेल लोगे, लेकिन घर में ही अगर कोई दुश्मन हो जाए तो आप उसे झेल नहीं सकते। बहुत सारे लोगों को समझाया गया, फिर भी बहुत सारे लोग, भाई अब जो लालच से आया है और आपके लिए काम कर दिया, वो तो आपके साथ कभी जुड़ कर मतलब रह नहीं सकता। उसको बेनिफिट मिले नहीं मिले वो आपका विरोध करेगा ही करेगा, मतलब बेनिफिट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो आपका विरोध करेगा। वही बहुत सारा चीज़ हुआ। जनसुराज में बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े जो टिकट के लालच से जुड़े, अपने पद के लिए जुड़े, राजनीतिक में भविष्य देखते हुए, मतलब सोचते थे नई पार्टी इसमें अपना जगह बना लेंगे तो अपना भविष्य बना लेंगे, इस तरह की सारी चीज़ें हैं, पैसा के दम पे जो भी, वो लोग जनसुराज को ग्राउंड लेवल पर, फिर उसके बाद एक अंतिम महीनों में जो लास्ट 2 मंथ था उसमें जनसुराज के लोगों ने ही जनसुराज की ऐसी तैसी करना चालू किया, खास करके संगठन का लोग। मानता हूं कि संगठन के लोगों ने पैसा नहीं लिया, पैसा लेने वाले जनसुराज वाहिनी थी। बाद में जनसुराज वाहिनियों की सैलरी भी बढ़ी, लगभग उनको 5,000 रुपये मंथली मिल जाता था खर्च के तौर पर। जनसुराज वाहिनी का काम सिर्फ उतना ही रह गया था कि डिजिटल, मतलब जीएसपीटी का तो काम आप समझ रहे हैं कि संगठन तैयार करना, प्रशांत किशोर के हर एक साथ चलना, वो तो प्रोफेशनल टीम का तो आप काम समझ ही रहे हैं। वहीं पर जनसुराज वाहिनी, जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं और जो जनसुराज से पुराने साथी हैं, वही लोग वाहिनी को जान रहे हैं, पदयात्री को जान रहे हैं। पदयात्री को तो सब लगभग जान रहे हैं, लेकिन वाहिनी को बहुत कम, जो पदयात्री बाद में चल करके वाहिनी बने। और इन वाहिनियों का सैलरी 5,000 था। इन वाहिनियों पर व्यवस्थाएं दी जाती थी, क्योंकि यह वाहिनी जानते थे प्रशांत किशोर जी कि यह वाहिनी कभी चुनाव नहीं लड़ने वाली, यह प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से यह कहिए राजनीतिक चेतना वाले लोग भी हैं। प्रोफेशनल नहीं है, यह जीएसपीटी की तरह काम नहीं करेंगे, लेकिन मेरे लिए सभी दिन राजनीति सीखने के लिए आए हैं, भविष्य में लड़े लेकिन इस बार कुछ नहीं लड़ने वाला है। इसलिए प्रशांत किशोर के वो कट्टर मतलब थे, जनसुराजी थे। कौन? जनसुराज वाहिनी पूरा कट्टर थे कि मुझे काम करना है, जनसुराज के लिए काम करना है, प्रशांत किशोर के लिए काम करना है, मुझे किसी प्रत्याशी के लिए काम नहीं। तो वो सिर्फ और सिर्फ संगठन के लिए थे। उनको जनसुराज के ना तो किसी विधायक से मतलब, कुछ नहीं मतलब, वो समझते थे कि हम प्रशांत किशोर के हैं और प्रशांत किशोर के इशारे पर ही चलता था सब चीज़। वाहिनी और उसके अलावा किसी का नहीं सुनते थे, कोई भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर का ही इंस्ट्रक्शन वो वाहिनी सुनते थे। वाहिनियों की यह ताकत थी, जिसके कारण जीएसपीटी वाले भी घबराते थे। और जीएसपीटी वालों पर वाहिनी की तो इतनी ताकत थी कि अगर उनको भले ही सैलरी नहीं थी, लेकिन उनके पास पावर बहुत था। भले ही अगर कोई वाहिनी अगर फ़ोन करके कह दे कि नहीं, यह जीएसपीटी का जो आदमी है यह कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो उस पर बहुत कुछ होता था, ठीक है। तो इसके लिए जीएसपीटी वालों में सब दिन जनसुराज वाहिनी से टकरार रहा है। वहीं पर फिर बात होता है, जनसुराज वाहिनी की जो सैलरी थी वो 5,000, सैलरी क्या कहिए, खर्च के तौर पर उनको मिलता था 5,000 रुपये, जो जिससे बहुत सारे लोग ऐसे भी जनसुराज वाहिनी में आकर जुड़े। अंतिम तौर पर जब लास्ट 5-7 महीना बचा था, जब प्रशांत किशोर जी की जो गांधी मैदान में जो सभा होने वाली थी, उसके बाद गांव-गांव तक इन्होंने बिहार बदलाव यात्रा शुरू किया। उसमें वाहिनियों की संख्या बहुत बढ़ी। उसमें बढ़ने का कारण था कि प्रशांत किशोर जी का जितनी भी आप जैसे पदयात्रा जब शुरू हुआ था, उस वक्त वाहिनी धीरे धीरे काम करने लगी, उनकी सभाओं करवाने लगी। उसी तरह से वाहिनी फिर प्रशांत किशोर जी की बड़ी बड़ी सभाएं, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार की सभा कराने का जिम्मा जो था वह वाहिनियों का होने लगा। तो वहाँ पर प्रशांत किशोर जी ने कुछ क्या कहिए, बहुत ही ज़्यादा खर्च वाहिनियों पर किया, जिनको रहने के लिए होटल, चलने के लिए गाड़ी, है ना, और खाने के लिए खाना, सभी चीज़ें प्रोवाइड करने लगे, जिससे जनसुराज वाहिनियों का खर्चा बहुत बढ़ने लगा।
जिस संगठन का यह भी आरोप लगता है कि भाई हमसे पैसा लेकर के वाहिनियों पर खर्चा किया गया, जीएसपीटी पर प्रोफेशनल टीम को सैलरी दिया गया, प्रोफेशनल टीम के लोगों ने बहुत सारा पैसा मारा भी, जनसुराज वाहिनी पर बहुत सारा खर्चा किया गया। इस तरह के बहुत सारे आरोप संगठन के लोग लगाते हैं, क्योंकि संगठन के लोगों को पैसा नहीं मिला, लेकिन संगठन के लोगों ने पैसा बल्कि जनसुराज को डोनेट किया। यहाँ कोई विधायकी के मतलब जो भी प्रत्याशी थे वो लाखों करोड़ों रुपया ला करके डोनेशन दिया है कि हाँ जनसुराज के भविष्य के लिए हो या जो भी आंदोलन हो उसे चलते रहे, रुके नहीं। इस वजह से वो लोग का गुस्सा होता था कि नहीं, वो हम लोग का पैसा वो लोग जाकर के वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन भाई काम भी तो कर रहे हैं वो, जनसुराज वाहिनी हो या प्रोफेशनल टीम हो। आप इस चीज़ को देखिए, जनसुराज प्रोफेशनल टीम जो था, जनसुराज की वाहिनी, आपको मैं बता देता हूँ कि यह जनसुराज वाहिनी लगभग 4 साल से प्रशांत किशोर जी के साथ 3 साल से चल रहे थे, और वो 3 साल में इतने परिपक्व हो चुके थे कि जनसुराज के हर एक मुद्दे उन्हें याद थे। हर एक मुद्दे याद कहने का मतलब कि आप समझिए, जब जनसुराज का एक एक मुद्दा, कहने का मतलब है कि आप जनसुराज की जो 5 बातें थी, सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था थी, प्राइवेट स्कूलों को करना, ये सब जो 5 तरह की जो मुद्दा थी, इन सभी मुद्दों को जब प्रत्याशियों से पूछा जाता था, वो अपने मुद्दा भूल जाते थे कि हमें ये मुद्दा पर वोट मांगना है, ये जनसुराज का काम है। प्रत्याशी तक को नहीं पता, संगठन के लोगों को नहीं पता, लेकिन जनसुराज वाहिनी अगर कोई खड़ा हो जाता था तो बड़े बड़े वहाँ पर जो प्रत्याशी थे, जो अपने को आपको बहुत बड़े जनसुराज के नेता कहा करते थे, वो उनके सामने मुंह नहीं लगा पाते थे जनसुराज वाहिनी के सामने। तो आप समझिए कि यह वाहिनी की इतनी ताकत थी। लेकिन वाहिनियों को एक नज़रअंदाज अंतिम तौर पर किया गया। जब चुनाव आया तो वाहिनी का काम प्रचारक के रूप में बहुत अच्छा रहा। प्रचारक के तौर पे इन लोगों, अंतिम तौर पर ना तो वाहिनी पर किसी ने ध्यान दिया कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। अंतिम तौर पर किसी ने वाहिनी पर ध्यान नहीं दिया कि हाँ, यह वाहिनी को हम लोग हर एक विधायक, हर एक विधानसभा में 5 लोग 7 लोगों का टीम बना करके दे दिया जाए हर एक विधायक को, जिससे वह जाके प्रचार प्रसार करे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वो अंतिम महीना में बैठ करके खाए हैं, सीधी बात। जनसुराज वाहिनी के लोग, उनको किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिला, जिसके कारण वह सिर्फ और सिर्फ बैठ करके अपना टाइम पास किए हैं और कुछ नहीं किए हैं जनसुराज वाहिनी, जिसके कारण एक खामियाजा यह भी रहा है। नहीं तो जनसुराज की तरफ से प्रचार प्रसार किया जा सकता था। वो जनसुराज वाहिनी प्रचारक के तौर पर आप जाने जा सकते हैं, बहुत अच्छे थे। संगठन के बहुत सारे ऐसे लोग भी रहे जिन्होंने प्रचार प्रसार किया और अंतिम तक देखे कि बहुत ही ज़्यादा मतलब वो होने लगा है, तो अंतिम तक टिकट लेकर के बैठ गए। अंतिम में प्रचार प्रसार नहीं किया गया। मैं खुद बताता हूं कि अपने क्षेत्र में जनसुराज के कुछ लोग भी नहीं पहुंच पाए, जबकि हर एक घर तक जनसुराज की एक एक पम्पलेट पहुंचना चाहिए था, वो तक नहीं पहुंचा। आप समझ सकते हैं कि वोट कैसे मिलेगा। यह सभी बात लेकर के जनसुराज पार्टी के हारने की मुख्य वजह यही सभी चीज रही है। हारने की और क्या क्या वजह रही, यह सब भी आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि बहुत सारे आरोप लगते हैं जनसुराज पर, प्रशांत किशोर जी पर, कि प्रशांत किशोर जी ने टिकट के लिए बहुत सारे टिकट को बेचा भी है। हालांकि कहीं कहीं यह भी नज़र आता है कि जैसे उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के एक जो उनको जो मिला था, वो आरजेडी से 2010 से 15 में रहे हैं। 2010 से 2015 तक वो रहे, 2010 में जीते हुए थे। फिर उनको टिकट कैसे मिला? वो तो फॉर्म के लिए अप्लाई भी नहीं किए थे, लेकिन उनको टिकट कैसे मिला? और उनसे जब कहा जाता है तो खुलेआम कहते हैं कि मैंने जनसुराज को 2-2.5 करोड़ दिया है कि मुझे टिकट मिले। अब वहीं पर जो लगातार 2 साल 3 साल काम कर रहे थे, तो उनको थोड़ा सा समस्या होने लगी कि भाई हम 2 साल 2.5 साल समय दिए जनसुराज में, और कोई ऊपर से आया पैसा दिया तो आप उसको टिकट दे दोगे, तो ये कोई उचित नहीं लगता। तो इन सभी बातों को लेकर के बहुत समस्या रही। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कुछ बातें हुई होंगी, लेकिन फिर भी ये सभी चीज़ अगर उठता है तो उसका कुछ न कुछ सॉल्यूशन प्रशांत जी को करना ही चाहिए था। क्योंकि और सबसे बड़ी गलती तो यह हो चुकी थी कि आप लोगों, एक विधानसभा से 10-10 लोगों को फॉर्म भरवा दिया गया और उनसे काम करवाया गया, उनको टिकट नहीं दिया गया, जिसके कारण और भी विरोध हो गया। उनको भविष्य के लिए संभाल कर रखना चाहिए था। आगे आप लोग चाहते हैं कि जनसुराज, अब यह बात है कि प्रोफेशनल टीम को, अब इन सभी लोगों की कमियां अगर एक लाइन में बताना चाहूँ तो प्रोफेशनल टीम भाई पैसा पे आया, पैसा पे काम किया। जनसुराज हारे चाहे जीते, उससे कोई मतलब नहीं। उसको मंथली का सैलरी था ही, मंथली का मुझे सैलरी मिलेगा ही मिलेगा, उसको इससे कोई मतलब नहीं। काम हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो ज़्यादा टेंशन नहीं वाला बात है। बस ऊपर से उसको डोज पड़ता था कि क्यों नहीं हुआ। ठीक है, टारगेट रहता है कि कंपनी है तो भाई आपको प्राइवेट तौर पे तो आपको वो पढ़ना ही पढ़ना है कि भाई मतलब टास्क देता है कि आपको इतना काम करके देना ही देना है। तो वाहिनी तो अपने आप में मोटिवेट रहा करता था। जनसुराज की प्रोफेशनल टीम भी सोचती थी कि वाहिनी के लोगों को ना पैसा मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, फिर भी इतना मेहनत से काम क्यों कर लेता है,
जिसके कारण उन लोगों को कुछ रिलैक्सेशन भी रहता था कि कोई अगर काम नहीं भी कर रहा है तो एक आध दो बचे जाते थे। बहुत सारे ऐसे जनसुराज वाहिनी थे जो जनसुराज वाहिनी में जुड़ करके पूरा अपना जीवन का 2-3 साल काट दिए और सिर्फ जनसुराज में खाए पड़े और सोए रहे। बहुत लोग ऐसे भी रहे, लेकिन उनको जनसुराज के बारे में हर चीज़ जानकारी रहती थी। संगठन में बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो 1 साल से ज़्यादा पुराना संगठन हुआ नहीं था। लगभग 2 अक्टूबर 2024 को यह संगठन बना जो 25 में चुनाव लड़ना था। आप समझ सकते हो कि 1 साल पुराना संगठन कितना सीट लाकर जीतेगा। सीट जीतने से ही मतलब नहीं था, लेकिन मुख्य बात थी कि जनसुराज पार्टी को भाई उपचुनाव में 10% सीट आया। जब आप साल भर प्रचार प्रसार किए तो आपको क्या 20% 25% सीट नहीं, मतलब 20 से 25% आपको वोट नहीं आ सकता था जब 10% उपचुनाव में आया। तो सबसे बड़ी कारण यही रहा कि जनसुराज के लोगों ने ही जनसुराज की ऐसी तैसी करने में पूर्ण योगदान दिया। जिसको टिकट नहीं मिला उसने अपना विरोध करना चालू कर दिया। जो जिसको टिकट नहीं मिला उसने अपने आदमी को कहा कि तुम्हें इसका प्रचार प्रसार नहीं करना है, छोड़ दो। अब यही वजह रही जनसुराज के जीतने वाला तो था नहीं, यह बात भी तय है। आप एक बार खुद सुने होइएगा कि प्रशांत किशोर जी से पूछा गया कि जनसुराज को कितनी सीट आएंगी, तो उन्होंने कहा था 10 सीट 10 से कम या 150 से ज़्यादा। और उसी इंटरव्यू के आसपास या किसी दूसरे इंटरव्यू में पूछा गया था कि जेडीयू को कितनी टिकट आएंगी, तो उन्होंने कहा 25 से कम या 25, उससे कम ही आएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद कहा गया कि उनसे पूछा गया कि आप राजनीतिक रणनीतिकार हैं तो फिर सभी के बारे में बताइए। फिर बीजेपी के बारे में बोला गया, तो बीजेपी के बारे में उन्होंने कहा कि अभी जो स्थिति है उससे कम ही रहेंगी। ठीक है। उसके बाद आरजेडी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अगर चिराग पासवान वाला फैक्टर नहीं होता पिछली बार, तो आरजेडी की ताकत घटा दीजिए, 30-35 सीट पे जो प्रभावित किया गया, अगर वो ताकत हटा दी जाए तो आरजेडी की ताकत वही रहेगी। तो मतलब 30 सीट के आसपास आरजेडी की ताकत को उन्होंने आकलन किया। कांग्रेस की अभी मान लीजिए 5 सीट जीते हैं, कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहा था, तो 5 सीट कांग्रेस का। जब इन सभी लोगों इन सभी चीजों के बारे में जोड़िएगा तो लगभग 133 सीट लगभग आ रही है। प्रशांत किशोर जी ने उसी दिन कहा था 150 से ऊपर, जब वह खुद आकलन दे रहे हैं रणनीति के तौर पर कि 133 सीट तो ऐसे मतलब कम जोड़ने पर 133 सीट आ रहा है, तो आप कैसे जीत सकते हो, है कि नहीं? तो आपको 150 से ऊपर तो आ नहीं सकता है। अब जब 150 से ऊपर नहीं आ रहा है आपके रणनीति के हिसाब से, तो आपको मिलेगा कितना? 10 से कम। तो 10 से कम में भी प्रशांत किशोर को आश्चर्य नहीं होता अगर 1, 2, 3, 4 सीट जीतते तो भी। सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात की हुई कि भाई 3% वोट आया है, 2-2.5-3% के आसपास वोट आया है। यह सबसे ज्यादा आश्चर्य करने वाली बात है और यह सबसे बड़ी हार है प्रशांत किशोर के लिए। यह हार, उनको 0 सीट आया उससे हार नहीं है, वोट प्रतिशत जो कम आया यह सबसे बड़ी हार है। प्रशांत किशोर जी तो इस बात को जानते थे कि हम लोग की सरकार नहीं बन रही है। इस बात को वो आज भी जान रहे हैं, कल भी जान रहे हैं। अब बस उनको इस चीज का ध्यान रखना है कि 2030 में जब चुनाव हो या उससे पहले या 29 में लोकसभा के चुनाव हो, उससे पहले संगठन मजबूत किया जाए। संगठन बूथ लेवल तक था अभी भी, लेकिन उन बूथ लेवल तक ईमानदार नहीं थे। जनसुराजी ही जनसुराज की बजा गए, मतलब ऐसी तैसी कर गए। जो जनसुराजी ही जनसुराज को हराने में बहुत महत्वपूर्ण, विपक्ष से ज्यादा जनसुराजी ने ही हराने का काम किया जिनको टिकट नहीं मिला। तो इस बात का ध्यान रखते हुए प्रशांत किशोर जी को संगठन नए तौर पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको बनाना भी चाहिए और बिहार जैसे राजनीतिक जगहों पर प्रशांत किशोर जैसे लोगों का बहुत ही आवश्यकता है। इस बात से कहीं कोई नहीं कहा जा सकता। बस इस बात को ध्यान रखना है कि चुनाव मुद्दों पर नहीं लड़ा जा सकता। चुनाव ग्राउंड लेवल पर, बूथ लेवल तक जीते जाते हैं, तब जाकर के कहीं चुनाव आप बिहार जैसे जगहों पे जीत पाइएगा, जहां कोई भी बड़ी राजनीतिक पार्टियां दशकों बीत जाते हैं। आरजेडी 10 को कई दशक से है, जेडीयू कई दशक से है, बीजेपी कई दशक से है, कांग्रेस कई दशक से है, फिर भी वह लोग अपनी पार्टी बिहार में नहीं बना सकते हैं, अपना बलबूते कुछ नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो ये अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है कि ये सब पार्टी अपने दम पर बिहार में संगठन नहीं खड़ा कर पाए। जनसुराज पार्टी 1 साल पहले संगठन कैसे तैयार कर ले। बस इस बात से अब जिस तरह से प्रशांत किशोर जी ने पद यात्रा किया, बिहार बदलाव यात्रा किए, उसी हिसाब से ये अब संगठन पर काम करें, जो आगे 2.5 साल 3 साल जो चले, संगठन में अच्छे ईमानदार लोगों को जोड़ें और उनको संगठन बूथ लेवल तक बनाएं। आप चाहते हैं बूथ, तभी जाकर के जनसुराज 2029 और 30 में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। फिलहाल
यही सब मुद्दा को लेकर के हम बताना चाहेंगे कि हराने में कैलकुलेशन मतलब जो निकलता है कि किसका कितना योगदान रहा। तो जनसुराज संगठन में 40% लोग ऐसे रहे जो जनसुराज को हराने में भूमिका निभाए हैं। लगभग 40% लोग जनसुराज को हराने में भूमिका निभाए हैं। वहीं वाहिनी में भी कुछ ऐसे लोग थे, लगभग 10% लोग जो जनसुराज को हराने में भूमिका निभाए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ खाया है और सोया है जनसुराज वाहिनी में भी, तो 10% लोग ऐसे उसमें थे। उसके बाद प्रोफेशनल टीम को सबसे ज़्यादा योगदान दिया जाता है कि सबसे ज़्यादा हराने में अगर योगदान है तो प्रोफेशनल टीम का। लगभग 50% लोग यही कहते हैं कि जनसुराज प्रोफेशनल टीम ने पार्टी को हराया, क्योंकि टिकट बंटवारे में इन्होंने कुछ न कुछ ऊपर नीचे किया है। ऊपर नीचे कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए आप ब्लॉक लेवल से हैं, आप प्रशांत किशोर जी प्रोफेशनल की बातों को मान रहे हैं, उनके ही निर्णय को अंतिम निर्णय के रूप में मानते हुए टिकट डिसाइड कर रहे हैं, आप उनका गलत रिपोर्ट पहुंचाइएगा तो वो तो स्वाभाविक बात है। अब मान लीजिए जिसको टिकट चाहिए, आपको टिकट चाहिए तो आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख दे दीजिएगा प्रोफेशनल टीम को, तो वो आपका नाम प्रेफर कर देंगे। वही हुआ ही। जब इस तरह की सारी चीज़ें होने लगी तो ऊपर सही डेटा नहीं पहुंचा, जिसके कारण ये कहिए कि संगठन में सही लोगों का भी चयन नहीं हो सका। जैसे आप समस्तीपुर में चेतना झाम को देखिएगा, वहाँ पर निर्दलीय लड़कर के जनसुराज के प्रत्याशी से ज़्यादा सीट लाए हैं, ज़्यादा वोट जनसुराज के प्रत्याशी से ज़्यादा उनको वोट आया है। तो ये कहीं न कहीं एक दर्शाता है कि भाई आप कहीं न कहीं प्रक्रिया में जो लगता था कि हाँ उनसे अच्छे उम्मीदवार हो सकते थे, उनको चुनने में मिस्टेक हुआ है। आज आप देखिए बहुत सारी ऐसी त्रुटियाँ भी रही है कि अब बताइए बहुत सारे लोग डॉक्टर ये सब लड़े हैं, क्या वो समाज में उतना भूमिका नहीं निभा पाते थे? समाज में उनको समाज की अच्छी पकड़ नहीं थी, उनको समाज के मुद्दों से जानकारी नहीं थी। आज देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने-अपने क्षेत्र में फिर चले गए हैं। अरे राजनीति ऐसा चीज़ थोड़े है जो आप एक दिन आइएगा सीट पे लड़िएगा जीत जाइएगा, ऐसा नहीं होता है। लोग दशकों निकाल देते हैं कि मुझे एक विधायकी का सीट जीतने के लिए लोग उस विधानसभा में दशकों निकाल देते हैं कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है, मुझे इस क्षेत्र में के लिए काम करना है। तब जाकर के उनको जीत मिलती है और आप सोचते हैं कि 1 महीना 2 महीना जाकर के अंतिम समय में काम करेंगे और जीत जाएंगे, तो यह बिल्कुल सही नहीं है। ये बहुत बड़ी हार है। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि जनसुराज को हराने में 40% योगदान जनसुराज संगठन का रहा है, 10% वाहिनी का रहा है और 50% योगदान प्रोफेशनल टीम का रहा है। जहाँ प्रोफेशनल टीम जैसे लोग निर्णय लेंगे वहाँ इस तरह के कारनामे होंगे ही होंगे, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। इसलिए अगर कोई भी चीज़ अगर संगठन के नेताओं के माध्यम से हो, संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से, उनके प्रक्रिया के माध्यम से हो, तो मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ करके और उचित निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि वो लोग सैलरी बेसिस पर काम नहीं करेंगे, पैसों के लिए काम नहीं करेंगे, वो संगठन के लिए काम करते हैं। और जब जनसुराज सरकार में आएगी सबसे ज़्यादा पावर में संगठन के ही लोग रहेंगे, जनसुराज वाहिनी रहेगी, प्रोफेशनल टीम का वही रहेगा, चाहे वो 50,000 का काम कर रहे हैं, 50,000 पे ही वो काम करेंगे। इसलिए जनसुराज हारे चाहे जीते, प्रोफेशनल टीम को किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं। सिर्फ 50-100 लोग होंगे जिनको जनसुराज हारने और जीतने से फर्क होगा, लेकिन ज़्यादा लोगों को फर्क नहीं। जनसुराज वाहिनी को सिर्फ जनसुराज जीतने से ही मतलब था, क्योंकि हारे तो भाई उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया, इस बात को वो जानते थे। अगर हारेंगे तो हम लोग का अस्तित्व खत्म होना है, इसलिए पूरा का पूरा 90% को लगाते थे अपना। संगठन तो पूरा लगाना ही चाहिए था कि मुझे जीतना चाहिए था करके, लेकिन फिर भी वो नहीं लगा पाए। क्यों? क्योंकि सारे के सारे लोग संगठन में अंतिम 1 महीना में वही कहिए जिनको टिकट नहीं मिला वो विद्रोही बन चुके थे। तो इस तरह की तमाम समस्या के कारण जनसुराज को आज 10% भी वोट नहीं आया। लेकिन 10% वोट अगर सभी चीज संगठन अगर सही रहता तो 10% वोट, 15-20-25% वोट जनसुराज का कहीं नहीं जाता। मानते हैं इस चीज को, प्रशांत किशोर भी मानते थे कि जनसुराज की सरकार 2025 में नहीं बन रही है, इस बात को वो जानते थे। लेकिन यह बात जरूर कहते थे कि जनसुराज की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। इस बात को वो कहते थे, लेकिन जनसुराज के बारे में नहीं कहते थे, लेकिन कभी कभी कहते भी थे। तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात थी, अलग अलग चीज़ें थी। तो आपको जो भी लगे, आप कमेंट बॉक्स में अगर लगता है कि कुछ चीज़ और छूट गया हो, आपको लगता हो कि मेरी बात कुछ रिसर्च में कुछ गलती हुआ हो, तो जो बिल्कुल बताइए कि कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जनसुराज को अगले 5 सालों में क्या क्या करना चाहिए, डिजिटल वाहिनी जो भी बने हुए थे उनका क्या, और जो भी वाहिनी है उनका क्या, प्रचारक के रूप में कौन होने चाहिए, किनको किस लेवल पर खर्च करने चाहिए। यहाँ इस बार व्यवस्थाएं बहुत लगी, लेकिन उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आया। और इस बार कम व्यवस्था में चाहते हैं आप लोग कि किस तरह से काम हो, तो उस पर एक
अलग वीडियो भविष्य के लेकर के बनाऊंगा, कमेंट करेंगे तो उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। फिलहाल चलते हैं इस पर, जो भी अब विशेष समस्या, जो भी मतलब आप लोग का निर्णय कहिए या कमेंट में समस्याएं कहिए, या फिर आपको कुछ लगता है कि कुछ छूट गया, कुछ गलतियां, उस सभी चीज़ों को, मेरी गलतियां, जो मुझे लगता है कि मेरी रिसर्च में कुछ गलतियां हुई हो, तो आप बिल्कुल उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताने का प्रयास कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे हर जनसुराजी तक पहुँचे। और इस बार जो जनसुराज के लोगों ने ही जनसुराज के साथ किया, वो अगली बार ना करें, क्योंकि उससे नुकसान जनसुराज का नहीं, उससे नुकसान बिहार के लोगों का ही हो रहा है। क्योंकि इस तरह से जो प्रशांत किशोर जी काम करने के लिए आए हैं, वो कहीं न कहीं बाद में जाकर के धरातल पर हारने का नुकसान सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों का हो रहा है। 5 साल अब और इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए जनसुराज, अगर आप अपने व्यक्तिगत फायदा के लिए नहीं, जनसुराज और बिहार के लिए सोचिए, तब जाकर के कुछ बात बनेगा। फिलहाल चलते हैं। जय हिंद।